हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस भर्ती 2021 शुरुआत से ही आप देखिएगा परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 3 जनवरी को बिहार चालक सिपाही भर्ती का परीक्षा है। वैसे ही 24 जनवरी को बिहार होमगार्ड सिपाही भर्ती का परीक्षा है और मार्च 2021, 14 मार्च और 21 मार्च को सिपाही कांस्टेबल का परीक्षा है। ये सभी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं ये बायोलॉजी का मास्टर वीडियो तैयार किया हूँ। इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें महत्वपूर्ण 220 क्वेश्चन मैं आपको पूरा विश्लेषण के साथ बता रहा हूँ। ऐसे पहले भी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन आप अगर ये ध्यान से देख कर जाते हैं तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको पता है कि पिछली बार जब फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का भी एग्जाम हुआ था तो उसमें भी देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आए थे। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए, ये जो आपके एग्जाम 05/2019 के भर्ती के अंतर्गत है, जो 3 जनवरी को होने वाला है, जो कि ड्राइवर का चालक सिपाही का है, इसमें बहुत कम कंपटीशन है। अगर सभी वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि 30 क्वेश्चन जो साइंस का आता है, इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी का ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन भी आप लड़ जाता है और अगर कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा आपके रिजल्ट के लिए। फिर यहाँ पर देखिए जो 02/2020 के अंतर्गत भर्ती आया था, जो किसमें था, तो गृह रक्षा वाहिनी समग्र में सिपाही के भर्ती 551 पोस्ट था, जिसमें से आपको बहुत लोगों ने इसमें फॉर्म डाला है और इसका एग्जाम 24 जनवरी 2021 को रविवार को एक पाली में हो रहा है। तो ये भी आप लोग जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे होंगे इसे ध्यान से देखिएगा। साथ में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया भर्ती 8415 पदों पर आया था, अभी फिलहाल उसका डेट खत्म हुआ है, डेट जो लास्ट डेट था, तो बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है। इसका एग्जाम जो होगा ये आपको 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को होगा। इसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं जो बताना चाहता हूँ ये कि जो 30 क्वेश्चन साइंस के आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि सिलेबस सेम ही है सबका लगभग, तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो बायोलॉजी का आते हैं, ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखकर आप अपना राय जरूर दीजिएगा, लेकिन वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं जल्दी से इसका शुरुआत कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवी रेनिस ने किया था। ये ट्रेवी रेनिस कहीं लिखा रहता है और ट्रेवी रेनस कहीं भी लिखा रहता है। ठीक, ये याद रखिएगा, पहले का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है आपको अरिस्टोटल मिस्की अरस्तु को कहा जाता है। ये याद रखिएगा। 2 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपके सामने चारों ऑप्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक, ये देख लीजिए। जंतु विज्ञान के जनक भी किसे बोला जाता है, तो अरस्तु को। तो अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक बोला जाता है। ठीक, फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, बोटनी के जनक किसे बोला जाता है, फादर ऑफ बोटनी। तो ये जो बोला जाता है ये आपको बताना है किसे बोला जाता है, तो थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। थियोफ्रास्टस कहीं लिखा रहता है, थियोफ्रास्टस भी कहीं लिखा रहता है। 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है हिपोक्रेस्टस, हिपोक्रेस्टस को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये आपको बताना है। तो फाइकोलॉजी में जिसका अध्ययन होता है वो है शैवाल, शैवालों का अध्ययन किसमें होता है, फाइकोलॉजी में होता है। ठीक, तो शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। अब चलिए कुछ मैं आपको विभिन्न शाखाएं करा देता हूं, जैसे कि न्यूमेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूमेटिक्स में किसका, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि विज्ञान का आपको किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या किससे संबंधित है, तो कीट पतंग संबंधी विज्ञान से संबंधित है। ऑरेंथियोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऑरेंथियोलॉजी जो है, ऑरेंथियोलॉजी पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, सेरिकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये फल जो उत्पादन होता है उससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर। पीसीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, पीसीकल्चर। माइकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है, तो माइकोलॉजी कौकों के संबंध अध्ययन है, ये याद रखिएगा। फाइकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है, तो ये सवालों से संबंधित अध्ययन है, फाइकोलॉजी। ठीक, एंथोलॉजी किससे संबंधित है, तो एंथोलॉजी जो है ये आपको पुष्पों से संबंधित आपको अध्ययन है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ये याद रखिएगा। एक्थियोलॉजी किससे संबंधित है, तो मछलियों का अध्ययन है, एक्थियोलॉजी, ये याद रखिएगा। एक्थियोलॉजी में मछलियों को। डेंड्रोलॉजी में आपको वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का। और ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑफियोलॉजी में आपको सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको संबंधित जो भी था मैं आपको पॉइंट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं, तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं, ऊपर ही मैंने आपको कराया, तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर, ठीक, ये याद रखिएगा। 7 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देखिए कि किसे वर्गकी का पिता कहा जाता है। वर्गकी का पिता किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पिता कहा जाता है? तो वर्गकी का पिता उसे कहा जाता है जिसे लिनियस, कैरोलो लिनियस को वर्गकी का पिता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था? द्विनाम पद्धति जो है ये किसने दिया था या प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। ये द्विनाम पद्धति भी किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसलिए इसे आपको क्या बोला जाता है? तो वर्गीकी का पिता बोला जाता है कैरोलस लिनियस को। 9 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि हाइड्रोफाइटस होते हैं, जो हाइड्रोफाइटस है ये कहाँ होते हैं ये आपको बताना है। तो हाइड्रोफाइटस जो होते हैं ये कहाँ होते हैं? तो हाइड्रोफाइट, हाइड्रो से हाइड्रो आ रहा है ना, तो जहां भी हाइड्रो होगा में इसकी जलीय पौधे होते हैं, ठीक। हाइड्रो जहां भी आता है, ठीक, तो जल से संबंधित होता है। तो हाइड्रोफाइटस जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। 10 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, वो जो पौधे कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपको अनावृत बीजी, अनावृत बीजी कहलाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। 11 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, 12 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो किसने किया था? लुएन हॉक ने किया था। लुएन हॉक ने किया था, ये याद रखिएगा। जीवाणु की खोज, तो इसका आंसर 13 का डी हो जाएगा। अब चलिए महत्वपूर्ण मैं खोज आपको यहाँ से करा देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पर देखिए आरएनए की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑर्थिक और जेम्स वाटसन ने यहाँ पर आरएनए की खोज की थी, यहाँ पर याद रखिएगा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और किर्क ने डीएनए की खोज किए थे। इंसुलिन की खोज किसने किए थे? तो बेंटिंग ने जो थे ये इंसुलिन की खोज किए थे। काले बुखार की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो यूएस ब्रह्मचारी ने, काले जो बुखार है आप उसकी चिकित्सा की खोज किया था यूएस ब्रह्मचारी ने। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो चेचक का टीका है इसकी खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ये लगा लीजिएगा। जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? तो जेनेटिक जो कोड है ना उसका खुद अरविंद खुराना जो भारतीय थे, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनके को, जेनेटिक कोड का खोज किए थे। टीबी कीटाणु या चिकित्सा के खोज किसने किया था? तो टीबी के जो कीटाणु या चिकित्सा है इसके खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। डायबिटीज या चिकित्सा के खोज किसने किया था? डायबिटीज के चिकित्सा के खोज जो किया था ये एफ बेंटिंग ने किया था। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज ने किया था पाल मुलर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज। बहुत बीबीआई स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ देता है। पोलियो टीका की खोज, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉन्स ई सॉल्क ने पोलियो टीका का खोज किया था, ये याद रखिएगा। बीसीजी टीका की खोज किसने किया था? तो बीसीजी टीका की खोज यूरिन कॉलमेट ने किया था, यूरिन कॉलमेट ने किया था। बेरी रोग चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो बेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है जिसका नाम थायमीन है। आइजक मैन बेरी, ठीक, ये याद रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लुवेन हॉक ने किया था। मलेरिया परजीवी एवं चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी और चिकित्सा की खोज किया था। रक्त संचरण तंत्र, यहाँ पर देखिए रक्त संचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की आपको खोज की थी। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवर्तन की खोज किया था लॉर्ड स्टीनर ने, ठीक। विटामिन की खोज किसने किया था? तो ये फंक ने किया था विटामिन की खोज, ये याद रखिएगा। विटामिन ए की खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। विटामिन ए अगर दे तो मैकुलन और विटामिन बी भी दे तो मैकुलन ने किया था, ये याद रखिएगा। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है और इसके कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है जो कि बेरी रोग के लिए उत्तरदायी है। विटामिन सी की जी खोज किया था, ये किसने किया था? तो इजोक होलकट ने किया था। इजोक्ट होलकट नाम याद रखिएगा। विटामिन सी है जो कि आपको प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपको आंवला में प्रचुर मात्रा में, और इसके कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज किया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ये याद रखिएगा। हैजे के टीके की खोज किसने किया था? तो हैजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक। आगे चलते हैं। होम्योपैथिक के खोज या होम्योपैथिक के जनक किसे बोला जाता है? तो हेनिन मैन को बोला जाता है। हेनिन मैन, ये आपको याद रखिएगा, हेनिमैन को या हेनिन मैन कहीं लिखा रहता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हेनिन मैन, होम्योपैथिक की खोज किसने की? अब यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पॉइंट भी कराते चलता हूँ, क्योंकि जो रिवीजन करना है आपको जल्दी से क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी कर लेना है। यहाँ पर देखिए लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग है ये किसके उपस्थिति के कारण होता है ये आपको बताना है। तो वहां पर शैवाल की उपस्थिति के कारण ये लाल होता है, लाल सागर का लाल रंग। अगला क्वेश्चन कि कौकों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? बहुत बीबीआई क्वेश्चन, ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार के मुख्य परीक्षा में। कौकों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है ये आपको बताना है। तो कौकी की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये आपको बताना है किसकी बनी होती है। तो ये आपको काइटिन के बनी होती है और हेमोसेल्यूलोज की, काइटिन और हेमोसेल्यूलोज, ये याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है। किसका? कौकों की कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल बोला जाता है, कोशिका भित्ति को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं? बीज तो बनते हैं लेकिन बीज जो है नग्न रूप से पौधे में लगे रहते हैं, उसे कहा जाता है, ये बताना है किस प्रकार के पौधे में। तो इसका नाम है जिम्नोस्पर्म पौधा, जिम्नोस्पर्म, ये याद रखिएगा।
16 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 देखिए सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा बीजांड या बीज होता है साइकस में, ये याद रखिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्न में सबसे छोटा जीव कौन सा है, इसमें से सबसे छोटा जीव बताना है ये कौन सा होगा। तो निम्न में सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होगा, माइकोप्लाज्मा होगा, ये याद रखिएगा। 18 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस, ये याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। जो आपको कैसीन पाया जाता है दूध में, उसके कारण जो दूध का पीला रंग दिखाई देता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे कर कर आपको याद रखना है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। तो कौन सा सहजीवी नाइट्रोजी यौगीकरण जीवाणु है ये आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजीकरण जीवाणु है, तो इसमें राइजोबियम हो जाएंगे। जब आप देखिएगा राइजोबियम को तो वो दलहनी पौधे के जड़ों में होते हैं। ये आपको क्या है, तो सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। तो 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि कुत्ते को काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है। तो कुत्तों के काटने से कौन से विषाणु द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ठीक, 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। जो चेचक है इसके टीके का विकास किया था, किसने किया था ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन में चारों दिखा देता हूं। तो चेचक के टीके का जो विकास किया गया था वो किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा। ठीक, एड्स कारण होता है, जो HIV एड्स होता है जिसका परीक्षण एलिसा टेस्ट द्वारा होता है। एड्स किसके कारण होता है, तो ये HIV वायरस द्वारा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, HIV वायरस द्वारा। एलिसा टेस्ट एड्स के आपको जानने के लिए किया जाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर देखिए वायरस से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं मैं आपको बता देता हूँ जो वायरस से होते हैं। यहाँ से देख लीजिए वायरस से होने वाले रोग। यहाँ पर देखिए चेचक जो होता है वायरस से कारण होता है। रेबीज जो होता है ये भी वायरस से। जुखाम जो होता है ये भी आपको वायरस से ही होता है। पोलियो जो होता है ये भी वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से। खसरा वायरस से होता है। चेचक वायरस से। डेंगू जो वायरस से। मेनिंजाइटिस, इबोला, इबोला भी हुआ था ना, फिलहाल अभी चला था। अभी वायरस से हो रहा है कौन सा, तो अभी कौन सा बीमारी चल रहा है, ठीक, जो चाइना से उत्पन्न हुआ है, कोरोना वायरस। ठीक, कोविड-19 जिसका नाम है, ये याद रखिएगा, वो भी वायरस से है। इबोला हो रहा है, चिकनगुनिया। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए कंजेक्टिवाइटिस, ये भी आपको क्या होता है, वायरस से होने वाले रोग है। बैक्टीरिया के होने वाले रोग देख लीजिए, बैक्टीरिया से जो होते हैं इसकी आपको यहाँ पर वायरस मीन्स होता है विषाणु और बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है, जीवाणु। जीवाणु से कौन होता है, टेटनस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, क्षयरोग होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, काला खांसी होता है, निमोनिया होता है और कुष्ठ रोग। ये आपको किसके कारण, तो बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देख लीजिए। प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होते हैं, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फलेरिया, फफूंदी, दामा, खाज, दाद, ये सब जो होते हैं ये आपको प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, ये प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी है। तो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको यहाँ पर बता दिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। आगे क्वेश्चन 24 है कि टीका रोग किससे होता है, किसमें होता है ये आपको बताना है। टीका जो रोग होता है ना, टीका, ये किसमें होता है ये आपको बताना है। तो टीका रोग जो होता है ये मूंगफली में होता है और मूंगफली का उत्पादन गुजरात में देखिएगा सबसे ज्यादा होता है। 24 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मशरूम क्या है। मशरूम जो है ना, मशरूम का आप सब्जी भी खाते होंगे, तो मशरूम है क्या, तो मशरूम जो है एक आपको कवक है, एक प्रकार का कवक है मशरूम, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 26 है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। जो एथलीट फुट है ये बीमारी किससे उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो ये जो होती है ये कवक द्वारा ही उत्पन्न होती है, एथलीट फुट। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था। स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर सारा ऑप्शन देख लीजिए। तो पेंसिलिन की खोज किसको जाता है आपको बताना है। तो इसका फ्लेमिंग को जाता है, इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था, ये याद रखिएगा। बहुत बीबीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ईस्ट में कायिक जनन होता है। जो ईस्ट में कायिक जनन होता है ये किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा कायिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा, ये याद रखिएगा। 28 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में इसे क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचांक है। तो जो SO2 प्रदूषण होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके सर्वोत्तम सूचांक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको प्रदूषण के भी रूप में आपको इसका जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कौन सा है, तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है, लाइकेन का, ये याद रखिएगा। 29 का आंसर भी हो जाएगा। प्याज का खाने वाला भाग कौन सा है। जो प्याज का भाग खाया जाता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है ये आपको बताना है। तो प्याज का जो भाग खाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये तना खाया जाता है, इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बताना है कौन सा है। तो ये वुलूफिया जो है ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है, ये याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प भी पूछता है, तो संसार का सबसे या विश्व के सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ये आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो छोटे के साथ साथ आपको बड़ा भी और छोटा दोनों याद रखना होगा। तो कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है, तो ये है आपको रफ्लेसिया, रफ्लेसिया ये सबसे बड़ा पुष्प है, ये याद रखिएगा। छोटा मैंने क्या बताया था, तो वुलूफिया बताया था।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि आभासी फल का उदाहरण है, इसमें से कौन सा आभासी फल है? तो सेब जो है ना ये आभासी फल है, ये याद रखिएगा। सेब जो होगा ये आभासी या सत्य फल होगा, ये आपको सेब हो जाएगा। 33 का आंसर ए हो जाएगा। नारियल के खाने वाले भाग्य कौन से होते हैं? जो नारियल के खाने वाले भाग्य होते हैं ये आपको बताना है कौन से होते हैं। इसमें ऑप्शन देख लीजिए सारा। तो नारियल के खाने वाला भाग जो होता है, नारियल सबसे ज़्यादा केरल में होता है, और नारियल के जो खाने वाला भाग होता है ये होता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष होता है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। लीची का फल, लीची जो होता है ना, मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है, ठीक। तो मुजफ्फरपुर में लीची जाता होता है, बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होता है। तो लीची का फल जो है, लीची फल, उसके खाने वाला जो भाग है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो यह एरिल कहा जाता है, लीची के खाने वाले भाग को एरिल कहा जाता है, ठीक। ये आपको 35 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था? सिस्टेमा नेचरे, ठीक। ये आपको पुस्तक लिखा गया था, ठीक। नेचुरे या नेचर जिसे बोला जाता है, ये आपको लिखा गया था किसके द्वारा? तो लिनियस द्वारा, कैलोरस लिनियस द्वारा, जिसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, इनके द्वारा। 36 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के मटर पौधा है, मटर पौधा कैसा पौधा है ये आपको बताना है। तो मटर पौधा एक क्या है? शाक है, ठीक। ये याद रखिएगा, मटर पौधा एक क्या है? शाक है। 37 के ए हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है ये आपको है सिकुआ, सिकुआ का वृक्ष है, ये याद रखिएगा, सिकुआ या वृक्ष है, ठीक। तो ये 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछ रहा था, ठीक। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी, देखिए विटामिन का आ गया नाम। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है ये आपको बताना है। तो ये ज़्यादातर खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो है ये आंवला माना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब देखिए विटामिन से यहाँ से मैं आपको कुछ करा देता हूँ, विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ से विटामिन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये थोड़ा लंबा आपको नोट्स होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था ए सी फंक द्वारा 1911 में किया गया था। इसका नामकरण जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है, और सबका कैपिटल लेटर में अंग्रेजी वर्णमाला का है, जैसे कि ए विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के। मानव शरीर में इसके कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता के ये आपको कम मात्रा में होती है। विटामिन कम मात्रा में मानव शरीर में कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता के रूप में होता है। विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, ताकि इनकी कमी से कुछ रोग भी हो जाते हैं। विटामिन के विभिन्न उपचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो यह क्या करता है? विभिन्न उपचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कौन? तो विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए विलयता के मिसकी आपको घुलने के आधार पर, विलयता के आधार पर विटामिन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन की ई और विटामिन के। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में कौन सी घुलनशील विटामिन है, ये याद रखिएगा, ठीक। मैं देखिए आप लोग पढ़े होंगे ये, नो डाउट कि इससे आपको ये तो होगा नहीं कि मास्टर वीडियो से आप पढ़ने शुरुआत कर रहे होंगे, क्योंकि अब बचा हुआ बहुत कम समय है। आपको क्या होगा कि एक रिवीजन के तौर पर मैं जल्दी से मास्टर वीडियो के तहत कराता हूं, कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने से गुजरता है तो एग्जाम हॉल में आएगा तो आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए विटामिन संश्लेषण मानव शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से होता है, ठीक। या खाद्य पदार्थों से ही विटामिन की पूर्ति होती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो रासायनिक नाम है एक्सोरफाइटॉल है, जिसे आपको क्या बोला जाता है? रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। रेटिनोल, इसका बस नाम याद रख लीजिएगा। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल नाम याद है। फॉर्मूला देखना है तो ये देख लीजिए, ठीक। ये सी आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया हुआ है ये देख सकते हैं, यहाँ से दिया हुआ है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये क्या करता है? विटामिन ए जो करता है ये शरीर में वृद्धि में सहायता करता है, और शरीर के उपकला जो होते हैं ना उत्तकों, उसको स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक। इसकी कमी से जो श्वास नली है या पाचन नली के उपकरण रुग्ण हो जाते हैं, इसके रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी जो होता है इसकी कमी के कारण हो जाता है, जो कि आंखों का एक बीमारी है, ठीक। और कर्निया में जो आपको श्वेत फुल्ली पड़ना ये भी इसकी कमी के कारण है, या दृष्टि को समाप्त हो जाना ये आपको विटामिन ए की कमी के कारण है। विटामिन ए आपको सबसे ज़्यादा देखिएगा कि हरी पत्तियों में आपको मिलता है, पत्तीदार सब्जियाँ, गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन, मछली हुआ, यकृत का तेल हुआ, कलेजी, ये सब में विटामिन मिलता है, ठीक। पनीर आदि विटामिन ए का मुख्य स्रोत भी है। और 13 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक बालों और बालिकाओं की इसकी दैनिक आवश्यकता जो होती है ये 60 mg होती है, ठीक, विटामिन की। विटामिन बी जो है ये कई समूहों में पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स इसका इसी से नाम है विटामिन बी। और ये आपको 11 प्रकार के विटामिन के समूह है विटामिन बी का, ये याद रखिएगा। विटामिन B1, B1, B2, विटामिन B3 ऐसे कर इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब विटामिन B1 देखिए, विटामिन B1 ही मात्र आपसे पूछ सकता है, इसका क्या नाम है? थायमीन नाम है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। ये जल में घुलनशील है, मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी रोग हो सकता है, ये याद रखिएगा। और इसके प्रचुर मात्रा खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध में ये समय पाया जाता है, ठीक। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत है ये सब। आगे चलते हैं। विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लोविन जो है नाम है, ये विटामिन B2 का नाम है, ठीक। इसका नाम राइबोफ्लोविन है, ये भी आपको जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक। ये सब आपको बस इतना ही याद रखना है, और ये आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। विटामिन B3 का आपको जो नाम पूछेगा इसका नाम है नाइसिन।
नाइसिन नाम है विटामिन B3 का, आपको वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, ये भी जल में घुलनशील है। ठीक, और ये क्या करता है, तो ये करता है शरीर की इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो सकता है, इसकी कमी से कौन हो सकता है, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, और मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी आ जाती है। ठीक, विटामिन B जो नाम है इसका क्या नाम है, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इसका नाम है विटामिन B6 का। ठीक, ये याद रखिएगा, ये भी जल में घुलनशील है और इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तथा व्यक्ति की अरक्तता का शिकार हो जाता है, इसकी खून की कमी का, ये आपको याद रखना चाहिए। विटामिन B7 का क्या नाम है, तो इसका नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, और इस ये जो आपको देखिएगा कि हरा सब्जी यकृत ताजे फल में पाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड, ये एसिड है फोलिक एसिड, इसका नाम है फोलिक अम्ल, और ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, और इसका जो संश्लेषण होता है ये कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है इसका, और इसकी कमी से अल्पता एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की अल्पता हो जाती है, इसकी एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक, विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका नाम पूछ देता है, क्या नाम है, तो इसका नाम है साइनोकोबालिन, और साइनोकोबालिन ही इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, ये जल में घुलनशील है और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है, रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्तता में इसकी एनीमिया रोग हो सकती है, यह भी याद रखिएगा। विटामिन B से किए, विटामिन B एक प्रकार का एसिड है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये नाम याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका फॉर्मूला जो होता है C6H8O6। ठीक, ये जल में घुलनशील विटामिन है, मानव शरीर में इस विटामिन की कमी के कारण अस्कर्बी रोग हो सकता है। ठीक, ये ज़्यादातर आप देखिएगा कि आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और खट्टे फलों में। विटामिन बी का नाम है कैल्सीफेरोल इसका नाम है, ये याद रखिएगा। ये आपको वसा में विलय है, जल में विलय नहीं है। ठीक, और ये विटामिन जो है, ये विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा। गर्भ में पल रहे बच्चों को शारीरिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये भी स्वास्थ्य आपको अच्छा होता है, इसलिए बोला जाता है कि जो गर्भ में जिसका बच्चा है वो कम से कम धूपा कुछ ना कुछ लेती रहे। ठीक, मानव के शरीर में इसकी कमी से होने वाले बच्चों में रिकेट्स रोग हो सकता है, या प्रौढ़ अवस्था में ऑस्टियोमोलासिया हो सकता है, ये रोग हो सकता है। रिकेट्स में क्या होता है, जिसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, रिकेट्स को सूखा रोग से नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, विटामिन D की प्रचुर मात्रा किससे मिलता है, तो वो आपको सूरज के प्रकाश से मिल सकता है। विटामिन E इसका नाम है टेकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल नाम है, और ये आपको वसा में विलय विटामिन है। इस विटामिन की प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से आपको नपुंसकता हो सकती है, नपुंसक हो सकते हैं इनाम, और इसे प्रजनन आपको विटामिन भी कहा जाता है, या जनन विटामिन भी कहा जाता है, जनन क्रियाओं में ये सहायक होता है। ठीक, इसकी कमी से मनुष्य जो है नपुंसक हो सकता है। आगे चलते हैं, विटामिन K देख लीजिए। विटामिन K जो है, ये विटामिन K का रासायनिक नाम है फ्लोवोकिलोन नाम है, और ये रक्त स्राविरोधी होता है, मीन्स कि रक्त को थक्का जमने में ये सहायक होता है। अगर इसकी कमी होती है तो रक्त जल्दी थक्का जमता ही नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा। मानव के शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है, और कटे स्थान पर रक्त स्राव अधिक होने लगता है। ठीक, तो ये विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए क्वेश्चन लगा लेते हैं, टीका रोग किस फसल से संबंधित है, ये आपको बताना है। टीका रोग किससे संबंधित है, 39 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन मैंने आपको पूरा खत्म करा दिया, 39 नंबर का बताइए। टीका रोग जो है ये आपको ऊपर भी मैंने कराया था, मूंगफली से संबंधित है। ठीक, तो ये दोबारा मैं करा देता हूँ, मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि अग्निराज रोग किससे संबंधित है। जो अग्निराज रोग होता है ये आपको बताना है, ये किससे संबंधित है, तो ये किससे है, तो ये सेब से संबंधित है। सेब में होता है अग्निराज रोग। ठीक, सेब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि आपको किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाई CO2 का अवशोषण होता है, ये आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये याद रखिएगा। ये हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, किस रंग में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की दर, ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा जो होती है ये लाल रंग में होती है, ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि आपको क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फेरिन पाया जाता है। यहाँ पर देखिए फॉर्फेरिन पाया जाता है, ये क्लोरोफिल में कौन सा आपको पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो पाया जाता है या क्लोरोफिल में कौन सी आपको धातु पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। और जो लोहा है ये आपको ब्लड में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो 43 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। जो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है ये आपको बताना है कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन है चारों। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो होता है आपको कौन, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आपको कोशिका का शक्ति गृह भी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाले हार्मोन है। तो कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, ये मैं आपको करा रहा हूँ कि 45 का आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो ये लगा लेना है एथिलीन या एस्टिलीन, ये याद रखिएगा। और ग्रोथ के लिए कौन है उत्तरदायी, तो ये ऑक्सीन है, जो प्लांट में ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 46 है कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग होता है।
ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है ये आपको बताना है। तो इसका प्रयोग होता है वृद्धि मापने के लिए, वृद्धि मापने के लिए, आपको पौधे में वृद्धि मापने के लिए आपको इसका उपयोग किया जाता है। तो 46 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। ये देखिए, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेवार होते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक, बिहार दरोगा में। यहाँ पर देखिए, ये जल वहन के लिए, आपको जल वहन के लिए पूछे जाते हैं, या आपको ESI में भी देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा था है। तो जाइलम जो है ये जल वहन के लिए, और जो आपको फ्लोएम जो है ये खाद्य पदार्थों के लिए होता है उत्तरदायी, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 47 का C। क्वेश्चन नंबर 48 है, पौधों में फ्लोएम, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधे में जो फ्लोएम उत्तरदायी होता है ये होता है आहार वहन के लिए, आहार वहन के लिए, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 48 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। किसी वृक्ष है उसकी आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए ये कैसे लगाया जा सकता है कि किसी वृक्ष का आयु का पता उसके कैसे द्वारा। तो उसके वलयों की गिनती से, उसकी जो वार्षिक वलय है उसकी गिनती से लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शीर्षस्थ विभोज उत्तक उत्तरदायी होता है। जो शीर्षस्थ विभोज उत्तक जो होता है, विभोज उत्तक जो ऊपर होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है पौधे में, ये आपको बताना है। तो ये जो उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, क्योंकि ये शीर्षस्थ में इसके शीर्ष पर आता है और विभोज उत्तक में से विभाजित करता है, ये उत्तक होता है पौधे में, तो ये लंबाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो 50 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वंशागति के अध्ययन संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक, देख लीजिए। सबसे पहले चारों ऑप्शन देखकर आपको क्वेश्चन लगाना है। तो ये जो है ये कहलाता है आपको अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के अंतर्गत आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। इसमें किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसानी से आप लगा लीजिएगा, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये याद रखिएगा। तो 52 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जो जीन शब्द है ना इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा किया था ये आपको बताना है। तो ये जो किया गया था ये जोहानसन द्वारा किया गया था, जोहानसन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, डी हो जाएगा इसके आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर, वंशगति की इकाई किसे कहा जाता है। वंशागति जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उसे वंशगति कहते हैं। तो वंशगति की इकाई किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो वंशगति की जो इकाई कहलाता है वो जीन कहलाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मेंडल ने प्रयोग किया था किस पौधे पर प्रयोग किया था, किस पौधे के संकरण का प्रयोग किया था ये आपको बताना है, ठीक, ये आपको बताना है मेंडल ने। तो ये साधारण पी जो गार्डन वाला होता है इसका प्रयोग किया था, ठीक, गार्डन पी का। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पी मनीष मटर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, कि जीन संश्लेषण के लिए, कि नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, कि इनमें से कौन नहीं, कोई नहीं। तो इनको जो दिया गया था ये दिया गया था जीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, कोडिंग के लिए, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 57 है कि सेल नाम किस जीव विज्ञानी को सर्वप्रथम दिया। सेल मिस होता है कोशिका, और ये सबसे प्रथम किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ये जो दिया गया था सेल नाम सबसे पहले दिया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा, इन्होंने ही ये हो जाता है रॉबर्ट हुक। 57 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ कोशिका किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है ये कहाँ पर होता है ये बताइए। तो ये जो होता है ये राइबोसोम में होता है, प्रोटीनों का संश्लेषण राइबोसोम में है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपको 59 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिका होती है इसकी पौधे वाला कोशिका, उसके बाहरी आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति कहलाता है, सेल वाल कहलाता है, जिसे सेल वाला बोला जाता है कोशिका भित्ति को। और यही जो है जंतु कोशिका और आपको पादप कोशिका में जो अंतर स्थापित करता है वही सेल वाल। सेल वाल क्या करता है कि वो कठोरता प्रदान करता है पादप कोशिका को, ये याद रखिएगा बाहर से। 60 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ये आपको बताना है इसमें से कौन। तो ये जो प्रदान करता है इसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, ठीक। क्रोमोप्लास्ट जो है ये फूल और रंगों को प्रदान करता है, विभिन्न आकर्षक रंग, ठीक, ये याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट के चलते रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की कोशिका की आत्महत्या की थैली, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। जैसे प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है वो राइबोसोम में किया जाता है, वैसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन होता है, ये होता है आपको लाइसोसोम। कौन होता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम होता है। और राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला तत्व है। 80% से भी अधिक पाया जाता है कोशिका में, ये कौन सा तत्व पाया जाता है, ये पदार्थ पाया जाता है, ये सभी लोग आप जानते होंगे, इसका नाम है जल। शरीर में भी जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल का नाम बताना है, इसमें से कौन है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो है ये आपको राइबोसोम है। आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिएगा, 64 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव द्रव्य जो है सबसे पहले जो है ये प्रोटोप्लाज्म जिसे बोला जाता है, इसका जो शब्द का प्रयोग किया गया था ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था आपको पुरकिंजे द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। डीएनए के द्वि हेलिक्स जो रूप दिया गया था, डू हेलिक्स जो आपको दिया गया था रूप, वो पहली बार किससे प्रस्तावित किया था ये आपको बताना है। सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था। डीएनए के द्वि हेलिक्स जो प्रारूप प्रस्तावित किया गया था ये किसके द्वारा, दो वैज्ञानिक का नाम इससे आता है, आपको बताना है। ये नाम है वाटसन एंड क्रिक का। यहाँ से जो महत्वपूर्ण खोजें पूछी जाती है बायोलॉजी में वो मैं आपको जल्दी से वन लिनियर करा देता हूँ। यहाँ पर केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लोरोप्लास्ट के डब्ल्यू स्पेंसर ने किया था, ये याद रखिएगा। तरकाई की खोज किसने किया था, तो बावेरी ने किया था तरकाई की। गोल्जीकॉय की खोज किसने किया था, तो जॉर्ज गोल्जी, इसी के नाम पर इनका नाम गोल्जीकाय, इसका नाम गोल्जीकाय भी रखा गया। जॉर्ज गोल्जी ने इसका खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, रिचर्ड अल्टमैन ने। यहाँ पर देखिए स्फीरोसोम की खोज किसने किया था, ये पर्नर ने किया था। क्रोमोटीन की खोज किसने किया था, तो फ्लेमिंग ने किया था क्रोमोटीन की खोज। केंद्रिका की खोज किसने किया था, तो ये किया था फोटेना ने। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो हाफ मिचर ने किया था, मिंचर ने, ये याद रखिएगा, मिस्चर, हाफ मिस्चर ने किया था। अंतरद्रवी जालिका खोज किसने किया था, ये पोर्टर ने किया था, ये याद रखिएगा। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, बहुत महत्वपूर्ण, डी डुबे लाइसोसोम, ये याद रखिएगा। राइबोसोम का पैलेट ने किया था राइबोसोम की खोज। जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो ये किया था डुजार्डिन ने किया था जीव द्रव का। केंद्रक कला की खोज किसने किया था, तो हर्टविग ने किया था। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको आगे क्वेश्चन है, ठीक, देखिए इसका दो भाग में आएगा। टोटल मैं आपको 220 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये बायोलॉजी का दो भाग में आएगा। ये फर्स्ट भाग है और इसके बाद सेकेंड भाग आएगा आज ही मैं सेकेंड भाग भी अपलोड कर दूंगा आपको इवनिंग तक, तो वो देख लीजिएगा। ठीक, तो क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और रिकॉर्डिंग करने में भी समय लगता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो इसे दो भाग में मैं आपको अपलोड करूँगा, दोनों भाग आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मीन्स की नहीं रहता है वास्तविक केंद्रक, ये आपको बताना है। तो किसमें होता है, तो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है वास्तविक केंद्रक। 67 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये स्थित है आपको हैदराबाद में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध परगम्भ है, जिससे अर्ध परगम्भ है, ये इसमें से किसमें अंगकों में कौन सा अर्ध परगम्भ है, ये आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कोशिका झिल्ली एक अर्ध परगम्भ होती है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा कहलाती है। जो मानव त्वचा का अध्ययन करता है वो उस विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो मानव त्वचा के जो आपको अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा है उसे बोला जाता है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ से विभिन्न शाखाएं देख लीजिए और उससे संबंधित क्या क्या अध्ययन होता है, फिर से मैं आपको करा देता हूँ। जैसे न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन होता है, मैंने ऊपर ही कराया आपको, सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकोस्टिक्स में किसका, तो ध्वनि का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में किसका, तो कीट पतंगों का, ये सभी मैंने आपको ऊपर करा दिया है। और अंथियोलॉजी में किसका, तो पक्षी विज्ञान का। सेरिकल्चर में आपको रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, फल उत्पादन से, ये याद रखिएगा। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो आपको मत्स्य पालन से पीसी कल्चर संबंधित है। माइकोलॉजी किससे संबंधित है, तो कवक अध्ययन से संबंधित है माइकोलॉजी। फिर यहाँ देखिए फाइकोलॉजी किससे संबंधित है, तो फाइकोलॉजी भी संबंधित है शैवाल अध्ययन से। एंथोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये पुष्पों का अध्ययन से एंथ्रोलॉजी, ये याद रखिएगा। आपको पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से पोमोलॉजी। एकथ्योलॉजी किससे है, तो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है एकथ्योलॉजी। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो वृक्ष झाड़ियों के अध्ययन से है। और ऑफियोजियोलॉजी किससे संबंधित है, ऑफियोलॉजी यह है सर्पों के अध्ययन से संबंधित। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, मैं दोबारा आपको रिवीजन करा दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक भी बनेगा तो छूटना नहीं चाहिए। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है, अस्थियों का अध्ययन आता है, ये किस शाखा के अंतर्गत आता है, ये आपको आपके सामने ऑप्शन है। ये आपको किसके अंतर्गत आता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का। 71 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहता है, ये आपको बताना है। तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक, 72 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 73 के अनर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अनर्थियोलॉजी में आपको बताना है किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये पक्षी का अध्ययन किया जाता है। अनर्थियोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है।
ओनकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओनकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 है। तो ओनकोलॉजी में किसका अध्ययन? तो ओनकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ये याद रखिएगा, कैंसर का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर देखिए 75 देखिए, फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजी है, इसके लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिलोसफिक जूलॉजी के जो लेखक है ये कौन से हैं? तो ये है आपको लैमार्क, लैमार्क है, ठीक, ये याद रखिएगा। 75 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 76 की जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो जीवाणु की खोज जो किया गया था ये किया गया था लुएनहॉक द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 77 के एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज किया था, ये किस रोग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये आपको संबंधित है चेचक के, चेचक से संबंधित चेचक के टीका। क्वेश्चन नंबर 78 के निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? परिसंचरण यहाँ पर होगा, रुधिर परिसंचरण की सबसे पहले व्याख्या किसने किया था? वो वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वह है हॉर्वे, हॉर्वे नाम है इसका, शॉर्ट नेम मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 79 के हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ये किया गया था आपको क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन। 79 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्न में से सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जॉन्स ई सॉल्क पोलियो के टीका सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज सही है, एडवर्ड जेनर जो है चेचक के विरुद्ध टीकाकरण ये भी सही है, लेकिन जोसेफ फिल्टर जो है ये कुष्ठ रोग के उपचार ये आपको गलत सुमिलित किया गया है, ठीक। तो 80 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 के पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? आ गया क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज जो किया था ये किसने किया था? 81 का बताइए आंसर। तो ये किया गया था किसके द्वारा? मैं सबसे पहले आपको सामने सभी ऑप्शन रख देता हूँ। यह किया गया था ए फ्लेमिंग द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया था, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 83 है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, जो भोजन का अनिवार्य अवयव है ये आपको बताना है ये कौन सा है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये याद रखिएगा। 83 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि मानव शरीर में ईंधन का काम करता है ये आपको बताना है। तो ये जो काम करता है इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल होता है ना दवा वाला कैप्सूल, उसका आवरण किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो ये स्टार्च का बना होता है, किसका? स्टार्च का, कैप्सूल का आवरण। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं कि शहद एक प्रमुख घटक है, शहद किसके प्रमुख घटक है ये आपको बताना है। तो शहद जो है ये प्रमुख घटक किसकी है? तो ये फ्रुक्टोज की घटक है, शहद जो है ये शहद फ्रुक्टोज है, मीठा लगता है, इसमें फ्रुक्टोज होता है, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए ये आपको बताना है। तो ये आपको 40 अमीनो ना 40 नहीं माफ़ कीजिएगा 20 अमीनो अम्ल चाहिए, ठीक, प्रोटीन बनाने के लिए। 87 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। एंजाइम मूल रूप से होता है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है ये आपको बताना है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ये याद रखिएगा। 88 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है ये सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि ऊँट बिना पानी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा कर पाता है कि वो ऐसा कैसे कर पाता है कि ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रह जाता है? तो वो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग कर कर, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग कर कर ऐसा कर सकता है, ठीक। तो ये 90 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि निम्नलिखित भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किसमें प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, किस भोजन में ये आपको बताना है। तो क्या खाना चाहिए अगर ज़्यादा ऊर्जा चाहिए? तो ये वासा, वासा खाने से ही लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं जिसे फैट बोला जाता है, इसमें प्रति ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। 91 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जो विटामिन शब्द है ये किसने प्रतिपादित किया था ये आपको बताना है। तो ये फंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक। आगे है क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम आपको स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है ये चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, जो मानव शरीर है इसमें विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है ये होता है यकृत में, ठीक। 94 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो साइबोकोबालिन किसमें किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B12 का साइबोकोबालिन नाम है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। 95 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए यहाँ से कि निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसमें से बताना है कि कौन से विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक। तो ये विटामिन जो है ये विटामिन आपको डी है,
यहाँ पर देख सकते हैं ये विटामिन डी है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, ये आपको कहाँ से लेना पड़ता है, तो सूरज के प्रकाश से। ठीक, 96 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन दो ही विटामिन है, विटामिन आपको बी और विटामिन सी। ये जल में घुलनशील है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, 97 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 के मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से जमता है। तो जो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है ये किस विटामिन के कारण जमता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, ये जो जमता है विटामिन के कारण जमता है। ठीक, ये याद रखिएगा, विटामिन के अगर नहीं रहता है तो रक्त आपको स्रावित होते रहता है, रक्त रुकता नहीं है चोट लगने पर, तो विटामिन ए ही है जो कि रक्त को थक्का जमाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 99 है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जो सागर में खरपतवार होते हैं, बड़ी महंगा बिकता है ये खरपतवार, ये भी याद रखिएगा। सागरीय खरपतवार जो होते हैं ये महत्वपूर्ण स्रोत किसके होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो होते हैं आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक, 99 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि आपको उपस्थि और हड्डी के निर्माण और संश्लेषण में आवश्यक तत्व है। जो उपस्थि या हड्डी का निर्माण करता है उसमें कौन से आवश्यक तत्व होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन देखते रहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम सबसे ज़्यादा हड्डी में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। से होते हैं, और अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो बायोलॉजी के अक्सर क्वेश्चन जो आते हैं वो आप कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार के उत्तक शरीर को सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो किस प्रकार के उत्तक जो होता है ये शरीर का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। याद रखिएगा, एपिथेलियम उत्तक, पहले के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो इसमें से कौन सा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी उत्तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपको ऑप्शन देख लीजिए, इसमें हो जाएगा वसामय उत्तक। वसामय उत्तक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मनुष्य के त्वचा की सबसे मोटी होती है। जो मनुष्य की त्वचा होती है ये कहाँ पर सबसे मोटी होती है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य की त्वचा आप देखिएगा, जो पैर वाला जो आपको होता है ना, ये आपको तालुक इसकी तलवे का, ये याद रखिएगा, पैर के तलवे का जो त्वचा होता है ये सबसे मोटा होता है, ये इसे आप देख सकते हैं। ठीक, महसूस भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखिए कि लेक्राइमल जो ग्रंथि पाई जाती है ये क्या स्रावित करती है। तो लेक्राइमल जो ग्रंथि है ये आंसू को स्रावित करती है, ये याद रखिएगा। 4 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे देख कर जाइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेगा, और अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन वही करना है जिसे आपको आ रहा है, आपको तुक्का तुक्की नहीं लगाना है। नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है यह तंत्रिका कोशिका होती है, ये याद रखिएगा। और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा कोशिका होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कोशिका होती है ये शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है सबसे छोटी, और कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक मिलकर अंग बनता है, और अंग मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करता है। ठीक, 5 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई है। जो तंत्रिका उत्तक की इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो तंत्रिका उत्तक की है, ये आपको बताना है, ये कौन सी है, न्यूरॉन है, ये याद रखिएगा, न्यूरॉन है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। जो संवेदना होता है उसके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में चालन किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो संवेदना का चालन किसके, तो तंत्रिका उत्तक द्वारा ही होता है, एक भाग से दूसरे भाग में। ठीक, इसे याद रखिएगा, तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट किसको किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो लिगामेंट जो रचना है ये किसके किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो ये अस्थि को जोड़ती है। अस्थि के इसके हड्डी से हड्डी को जो जोड़ती है वो लिगामेंट होता है, जहाँ पर जुड़ाव होता है वो लिगामेंट होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। जो दांत है ये किस रूप से बने होते हैं, ये बताना है। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं, तो ये डेंटाइन के बने होते हैं। किसके, तो डेंटाइन के। और दांत के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे एनामिल बोला जाता है, जो कि सबसे कठोर होता है शरीर में से, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दांत का शिखर किसका बना होता है। आ गया क्वेश्चन, दांत का जो शिखर है ये किसका बना होता है, जो कठोर होता है सबसे। दांत का शिखर जो बना होता है ये एनामिल का बना होता है, ये याद रखिएगा, एनामिल उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। ये मृत उत्तक होते हैं, इससे नख, खुर और सींग बने होते हैं, ये आपको बताना है। तो किस उत्तक से बनते हैं ये आपको बताना है। तो ये है केराटिन के बने होते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्लाज्मा में जल की प्रतिशत होती है। जो प्लाज्मा होता है उसमें जल की प्रतिशत कितना होता है, ये आपको बताना है। खून में जो प्लाज्मा होता है उसमें जल की प्रतिशत जो होता है ये 90% के करीब होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि रक्त होता है, रक्त कैसे क्या होता है, ये बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार की क्या है ये बताइए।
तो रक्त एक प्रकार की उत्तक है। ये कौन सी उत्तक है कि एक संयोजी उत्तक है, एक संयोजित उत्तक है, ये याद रखिएगा, एक संयोजी उत्तक है। तेरा आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए जंतु उत्तक के बारे में मैं यहाँ से कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक, यहाँ से पूछता है कि हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था, इसके सबसे पहले किसने किया था, तो मेयर ने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग। किस प्रकार के उत्तक शरीर को सुरक्षा का कार्य करता है, तो ये हो जाता है एपिथेलियम उत्तक। कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है, तो ये होता है एपिथेलियम उत्तक, जो कि शरीर के रक्षा का भी काम करता है और घाव भरने में भी। मानव के एक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होता है, जो मानव शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी उत्तक होता है, ये वसामय उत्तक होता है। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है, जो सेबेसियस ग्रंथियां ये स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। मनुष्य की त्वचा के सबसे मोटी होती है, मनुष्य की त्वचा सबसे ज्यादा कहाँ मोटी होती है, तलवे पर। लेक्राइमल जो ग्रंथि स्रावित करती है, किसको स्रावित करते हैं, आंसू को, ये याद रखिएगा। बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका क्या कारण है कि बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, तो उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण ये झुर्रियां पड़ जाती है, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन। ठीक, 9th देखिए कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, जो लंबी कोशिका है ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका उत्तक की इकाई कौन सी यहाँ पर है, तंत्रिका उत्तक की इकाई जो है ये न्यूरॉन है। संवेदना का चालन एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका उत्तक द्वारा। लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है, तो ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। ऊंट के कुबड़ किस उत्तक का बना होता है, ऊंट का कुबड़ जो बना होता है वसा में उत्तक का बना होता है, इसीलिए ऊंट जो है ये गर्मी के दिनों में देखिएगा कि कितने महीने तक पानी भी नहीं पीता और ये कुबड़ से ही अपना वसा लेकर जीवित रह जाता है। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है, तो ये भी वसा उत्तक के कारण ही होता है। ठीक, वसा उत्तक के कारण ही। कौन उत्तक का उदाहरण है, ये आपको बताना है। उत्तक के उदाहरण में आपको रक्त कह दीजिएगा, उत्तक का एक संयोजी उदाहरण है, संयोजी उत्तक है। ठीक, बियोप्सी संबंधित है, तो बियोप्सी किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बियोप्सी जो संबंधित है कि परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करना बियोप्सी कहलाता है। ठीक, परीक्षण के लिए मास्टर कोशिकाएं पाई जाती है ये संयोजी उत्तक में। ठीक, ये याद रखिएगा। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हेवर्सियन तंत्र जो पाया जाता है ये स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, स्तनियों के अस्थियों में। फेफड़ों को ढकने वाले आवरण क्या कहलाता है, तो फ्लोरा कहा जाता है, फेफड़ों को जो ढकने वाला आवरण होता है। ठीक, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, डेंटाइन से बने होते हैं, और दांत के शिखर किसका होता है, एनामिल का होता है। ठीक, नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु क्या है, नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी उत्तक है, नाभि रज्जु क्या है, प्रौढ़ संबंधी उत्तक है। ठीक, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को कहते हैं, किसी जीवित देह के भीतर आपको कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं, तो नियोट्रेफिलिया कहते हैं, नियोट्रेफिलिया कहते हैं, इसे याद रखिएगा। किस उत्तक के नख, खुर और सिंग बने होते हैं, आपको कौन से उत्तक से नख, खुर और सिंग बने होते हैं, तो केरेटिन उत्तक से, ये याद रखिएगा, नख, खुर और सिंग। आरएच कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया, जो आरएच फैक्टर है, ये जो अपना नाम ये लिया गया है आरएच, ये किससे लिया गया है, तो ये बंदर से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है, बीबीआई क्वेश्चन है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है मनुष्य के कौन से उत्तक यहाँ पर दे रहा है जन्म के बाद, ये आपको तंत्रिका। प्लाज्मा में जल की प्रतिशत होती है, जो प्लाज्मा होता है उसमें जल की प्रतिशत कितनी होती है ये आपको बताना है। तो प्लाज्मा में जो जल की प्रतिशत होती है ये 90% ऊपर ही कराए। रक्त एक ऐसा है कि एक संयोजी उत्तक है, जो भी क्वेश्चन कराया था उसे वन लाइनर के रूप में मैंने आपको करा दिया। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं और अगला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ से देखिए, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जो अनुवांशिक यूनिट जीन है ये होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर ये आपको होते हैं कहाँ, तो गुणसूत्रों में होते हैं, ये याद रखिएगा, गुणसूत्रों में जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था, एक जीन और एक एंजाइम जो सिद्धांत दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था बीडल और टैटम ने ये दिया था, एक जीन एक सिद्धांत। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 है कि माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, जो माता पिता के गुण हैं उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं ये आपको बताना है। ये होते हैं गुणसूत्र द्वारा, किसके द्वारा, गुणसूत्र द्वारा। ठीक, जेनेटिक्स। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितना है, द्विगुणित जो है क्रोमोसोमों की संख्या कितना है मनुष्य में ये आपको बताना है। तो द्विगुणित करेगा ना, अगर टोटल क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा मनुष्य में तो ऐसे 46 होता है, लेकिन अगर द्विगुणित दे देगा तो वो जोड़ा में पूछ रहा है, मींस कि आपको 23 जोड़ा होता है, क्या होता है, 23 जोड़ा। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कि पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन होता है, ये दे सकता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की है, पेट में पता चल जाता है ना, तो ये गुणसूत्र के कारण ही चलता है। ये पुरुष मींस कि लड़का है, ये आपको रहेगा XY तो पता चल जाएगा वो लड़का है, अगर XX रहेगा गुणसूत्र तो वो हो जाएगा लड़की। ठीक, ये याद रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा XY लड़का के लिए। ठीक, पुरुष का पुरुष तत्व पता करने के लिए 18 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किसके वंशगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है आपको बाप के जो आपको ये है क्रोमोसोम है उसके द्वारा किया जाता है, गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, ये पिता हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पिता हो जाएगा, 19 का आंसर आपको बी हो जाएगा, क्योंकि उसी में XY आपको पाया जाता है जो कि आपको मेल में, और वहीं पता चलता है कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किससे पता चलता है, तो वो पिता के आपको गुणसूत्र द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन एक लिंग सहलग्न रोग है, लिंग सहलग्न रोग कौन से इसमें से है आपको बताना है। ये जो रोग है इसका नाम है वर्धनता,
मीन्स की ये जेनेटिक्स बीमारी है जिसे लिग्न संलग्न बोला जाता है, ठीक, लिग्न संलग्न बोला जाता है, ठीक, ये जेनेटिक्स है, मीन्स की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है, कौन, तो वर्धनता। 21 है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया भी आपको एक जेनेटिक्स बीमारी है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये याद रखिएगा हीमोफीलिया में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक वड़ंध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वड़ंधा के लक्षण उत्पन्न होंगे। मान लीजिए कि कोई किसी को वड़ंध है, ठीक, वो आँख से नहीं दिखाई देता है, आपको वड़ंध को बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है, रात में आपको नहीं दिखाई देता है, तो कोई वड़ंध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वड़ंधा के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ये उत्पन्न किस में होंगे, ये आपको बताना है। तो ये आपको उत्पन्न जो होंगे ये होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, उसके पुत्रियों के पुत्रों में लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो 22 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होता है यह बताना है आपको। जो गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें डीएनए और प्रोटीन होता है, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन, ठीक। आगे क्वेश्चन 24 है कि जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जय विकास जो है, जय विकास, इसको सर्वप्रथम किसने समझाया था, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन पूरा दिया हुआ है, ठीक। बताइए, जय विकास को सबसे पहले जो समझाया था ये लैमार्क ने समझाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 के जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था ये डार्विन दिया था। डार्विनवाद के बारे में भी आप जानते होंगे, ठीक। ये बोला था अगर देखिए, अगर किसी को भी जीना है ना, नेचर में अपने को बरकरार रखना है, तो नेचर से लड़ाई में इसकी प्राकृतिक में अपना अवस्था बनाने के लिए प्राकृतिक से जद्दोजहद किया जाता है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी यही कहीं ना कहीं बताता है, तो डार्विन ये दिया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से उत्परिवर्तन का सिद्धांत के जन्मदाता, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे ये आपको बताना है। ये थे आपको डी ब्रिज थे, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 के समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो समरूप अंग इसे कहते हैं जो कार्य में समान होते हैं, कार्य में जो समान होते हैं उसे समरूप अंग होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। 27 का आंसर बी हो जाएगा। अब समजात अंग किसे कहते हैं, देखिए समजात अंग किसे कहते हैं आपको बताना है। तो समजात अंग उसे कहते हैं जो रचना में समान होते हैं, रचना में तो समान होंगे उसे समजात अंग कहते हैं, और समरूप उसे कहते हैं जो कार्य में समान होते हैं, ठीक, इसे याद रखिएगा। जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये आपको बताना है, ये कहाँ हुई है जीवन की उत्पत्ति, ठीक। तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई है ये जल में हुई है, जल में हुई है, ये याद रखिएगा, बहुत बेबियाई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। तो जीवन को उत्पत्ति के समय कौन सी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी, तो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन नहीं। अगर पूरे वायुमंडल की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा भी है, उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में क्या है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के मनुष्य में अवशेषी अंग है, मनुष्य का कौन सा अवशेषी अंग है ये आपको बताना है। देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है। तो मनुष्य का जो अवशेषी अंग है वो है कर्णपल्लव पेशिया, कर्णपल्लव पेशिया जो है ये मनुष्य के अवशेषी अंग है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया के जो परजीवी है तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है ये आपको बताना है। तो इसे आपको प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया जो रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण ही रोग होता है, तो मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में, प्रोटोजोआ में रखा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि चप्पल की आकृति के जंतु होते हैं, जो चप्पल की आकृति के होते हैं ये कौन सी इसमें से है, ये 10th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम जो होता है ये चप्पल की आकृति के जंतु है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि अमीबा का प्रचलन अंग है, अमीबा का जो प्रचलन अंग है इसे क्या बोला जाता है, तो इसे जो बोला जाता है इसे बोला जाता है कुटपाद, अमीबा का प्रचलन अंग को कुटपाद बोला जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पौधे और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, जो पौधे और जंतुओं के बीच में जो है योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, इसमें से कौन सा है, तो यह है आपको जाना जाता है युगलीना, युगलीना को जाना जाता है पौधे और जंतुओं के बीच में योजक कड़ी के रूप में। आगे क्वेश्चन 36 देखिए कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ है, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, और पैदा करने वाले कौन से मलेरिया प्रोटोजोआ है ये आपको बताना है। तो ये जो प्रोटोजोआ है ये है आपको प्लाज्मोडियम, ठीक, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि परवाल क्या है, परवाल क्या है ये आपको बताना है। परवाल क्या है, तो परवाल एक प्रकार की क्या है, समुद्री जीव है। परवाल भित्ति का नाम आप सुने होंगे, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है वो परवाल भित्ति से ही बना हुआ है, ये याद रखिएगा। 37 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्योंकि केचुआ क्या होता है, कृषक का परम मित्र होता है। आखिर क्यों परम मित्र होता है, तो ये जमीन के छिद्रयुक्त बनाकर मृदा जो होती है मिट्टी में O2 का मात्रा बढ़ाता है, ऑक्सीजन का, जिससे आपको पैदावार ज्यादा होता है, ठीक। तो यही क्या होता है, ये केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि काकरोच के जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंगज है, जो कॉकरेज है ये जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है ये बताना है, उसका श्वसन अंग वातक है।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का जो उत्पादन होता है ये किससे होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है रेशम के कीट के प्यूपा से। जो प्यूपा है रेशम के कीट की प्यूपा, उससे आपको रेशम का उत्पादन होता है। ठीक, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। जो घरेलू मक्खी है उसके लार्वा क्या कहलाता है ये आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैंगोट। मैंगोट बोला जाता है, मैंगोट, ये याद रखिएगा। निंद्रा रोग फैलाती है, इसमें से कौन सी मक्खी है जो कि निंद्रा रोग फैलाती है ये आपको बताना है। तो ये सीसी मक्खी है, नाम याद रखिएगा, सीसी मक्खी के कारण ही निंद्रा रोग होता है। ठीक, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? जो मलेरिया रोग होता है ये तो एक प्रोटोजोआ से होता है, प्लेजिडियम प्रोटोजोआ, लेकिन इसका वाहक कौन है ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको कौन सा वाहक है? तो मलेरिया का वाहक जो होता है ये मादा एनफिलिसिस होता है, ये याद रखिएगा, मादा एनफिलिस। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितना होता है? जो ऑक्टोपस होता है ना उसमें भुजाओं की संख्या कितना होता है? ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में 8 होता है। ठीक, ऑक्टोपस, इसकी भुजाओं की संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एमिफीबिया बनता है, एमिफीबिया बनता है आपको बताना है। ठीक, एमिफीबिया आपको बताना है। ठीक, तो ये आपको जो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु हैं उसे हम लोग एमिफीबिया कहते हैं। ठीक, एमिफीबिया जो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि, आप देखिएगा कि बरसात के दिन में टटर टटर कौन टटराता है? तो केवल नर मेढक टटराते हैं। या आखिर क्यों टटराते हैं ये आपको बताना है। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है। तो नर मेढक क्यों टटराते हैं, क्यों? तो ये मादा मेढक को वाक कोष नहीं होते, मादा मेढक का क्या नहीं होता है? वाक कोष, इसलिए वो नहीं टटरा पाती है। ठीक, ये याद रखिएगा, केवल आपको नर मेढक ही टटराते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मेढक का लार्वा कहलाता है, जो मेढक का लार्वा होता है वो क्या कहलाता है? ठीक, तो मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल, टेडपोल, टेडपोल। ठीक, ये याद रखिएगा, टेडपोल के रूप में जाना जाता है मेढक का लार्वा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? ठीक, मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं ये आपको बताना है। तो मेढक के दिल में जो होते हैं ये आपको बताना है कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ये 3 कक्ष होते हैं मेढक के दिल में, और हम लोग के दिल में कितने होते हैं? मनुष्य के तो 4। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि सिक्त रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी है, ये बताना है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। कोल्ड ब्लडेड जो प्राणी है ये आपको बताना है, शीत रक्तीय। तो ये कौन सी हो जाएंगे? मछली, ये मछली भी हो जाएगा, मेढक भी हो जाएगा, छिपकली भी हो जाएगा, इसमें से डी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि नृशंस प्राणी कौन सा इसमें है? किसे नृशंस प्राणी के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो 50 के आंसर हो जाएगा कछुआ, नृशंस प्राणी है, और आपको पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला भी प्राणी है, और ये नृशंस प्राणी है एक। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, जो घोंसला बनाता है एकमात्र, ये कौन सा सांप है? तो ये जो सांप है ये है किंग कोबरा, किंग कोबरा, ये याद रखिएगा। सबसे जहरीला जो भारत में सांप होता है वो करैत होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 है कि पहला कलोन पशु डॉली कौन सा पशु था? जो डॉली था, ये डॉली इसका नाम धरा था, ये पहला कलोन पशु था, ये कौन सा था ये आपको बताना है। तो ये एक भेड़ था, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ सबसे ज्यादा होता है। बिसैली छिपकली, देखिए ये जो बिसैली छिपकली है इसमें से कौन है आपको बताना है, बिसैली छिपकली। तो बिसैली छिपकली कौन सी इसमें है? तो इसको हेलोडर्मा बोला जाता है, क्या? हिलोडर्मा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग अपना बदलती है? जो गिरगिट रंग बदलती है ये किसकी उपस्थिति के कारण बदलती है? आपके सामने ऑप्शन है, चूज कीजिए। ये बदलती है वड़ किलवक के चलते, वड़ किलवक के चलते ये बदलती है। ठीक, क्लोरोफिल के चलते जो होता है ये क्या होता है? आपको पत्ता जो होता है हरा दिखाई देता है। ठीक, क्लोरोफिल होता है उसमें। हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही है कहाँ होता है, इसमें क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि पृथ्वी के विशालतम जीवित पक्षी है, जो पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी है ये आपको कौन सा है? तो पृथ्वी का जो विशालतम जीवित पक्षी है ये आपको बताना है ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा वही अस्ट्रिच जो शतुरमुर्ग होता है, ये आपको हो जाता है। ठीक, 55 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र होते हैं? शब्दनी, शब्द के लिए शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र होते हैं? ठीक, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं पक्षी में वाक्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 57 है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है ये उड़ नहीं सकता है, उड़नहीन पक्षी कौन है? तो ये है कीवी, कीवी, कीवी। ठीक, न्यूजीलैंड के आपको खिलाड़ी जब आते होंगे तो ये भी होता है कीवी से, आज मैच है कीवी से, तो ये न्यूजीलैंड के पक्षी के ही नाम पर उन्हें, मतलब इस तरह से जैसे नहीं बोला जाता है कि कंगारू बोला जाता है खिलाड़ी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को वहाँ पर कंगारू सबसे ज़्यादा होते हैं, वैसे ही कीवी एक पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकती, वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। 57 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी है ये आपको बताना है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये है मोर, पावर क्रिकेटर्स जो मोर है ये आपको भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, बताइए क्वेश्चन। वह एकमात्र पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ता है, इसका नाम है गुंजन पक्षी। निम्न में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? यह बताइए इसमें से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? आपके सामने ऑप्शन में दे रहा हूं। ठीक, ये बताइए।
तो यहाँ पर देखिए ये आपको ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मछली जो होती है ये स्तनधारी प्राणी नहीं है। बाकी आप चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है, वेल भी स्तनधारी आपको है, और मनुष्य भी आपको स्तनधारी है। वेल एक मछली उछली नहीं है, वेल स्तनधारी प्राणी है, ये याद रखिएगा। वेल को बहुत लोग मछली समझते हैं क्योंकि पानी में रहता है, तो ऐसा नहीं है, स्तनधारी प्राणी है वो, ठीक। यहाँ पर देखिए निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, सबसे विशालतम स्तनधारी का नाम बताना है इसमें से, ठीक। तो ये जो हो जाएगी वेल हो जाएगी, ठीक, ये याद रखिएगा। अस्थनि के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं, जो अस्थनि होती है ये आपको बताना है। अस्थनि के दिल में कितने, हम लोग भी अस्थनि है, तो अस्थनि के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ये याद रखिएगा। 62 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। जो होमोसेपियंस नाम है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताना है। तो होमोसेपियंस किसका नाम है, तो आधुनिक मानव का, हम लोग का जो अभी जो मानव है उसका नाम होमोसेपियंस है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। अंधेरे में जो चमगादड़ उड़ने में समर्थ होते हैं क्योंकि उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है, वो होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे। वो टकरा कर आती है, फिर उसे कैच करता है, इसलिए वो आपको उड़ पाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है, मनुष्य के सबसे पहले किसे पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ये है, ठीक। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, ये याद रखिए, किसे, कुत्ता को। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि निम्न में से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है, जो कि अंडा देता है। स्तनधारी है लेकिन अंडा देता है, ज़्यादातर स्तनधारी देखिएगा कि वो बच्चा ही देता है, और इसमें ये कौन सा स्तनधारी है जो कि अंडा देता है, ठीक, ऐसा पूछ सकता है, ठीक। ये जो है इसका नाम है कंटीला चीटीखोर, कंटीला चीटीखोर, ये अंडा देता है, ठीक। तो 66 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अनियततापी प्राणी कौन सा है, कौन है। अनियततापी प्राणी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपको पढ़कर बताइए कि अनियततापी प्राणी वो प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलते रहता है। वो प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलते रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उसे अनियततापी प्राणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 देखिए कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। जो अधिकांश कीट होते हैं इंसेक्ट, वो कैसे श्वसन करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो श्वसन करते हैं ये वातक तंत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 के मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। जो मनुष्य होते हैं उनमें कुल कितनी हड्डियां होती है, ठीक, ये आपको बताना है। तो मनुष्य में अभी आप देखिएगा 206 हड्डियां होती है, लेकिन बचपन में 300 हड्डियां होती है। कुछ हड्डियां जैसे जैसे बड़ होते ज्वाइंट हो जाती है, और अभी आपको 206 हड्डियां होती है। नवजात देखिए, आ गया क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां लगभग होती है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन देखिए, तो नवजात शिशु में जो होती है ये आपको लगभग 300 हड्डियां होती है। कितना, 300। क्वेश्चन नंबर 71 है कि शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। जो शरीर का सबसे प्रबल अस्थि है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो शरीर के सबसे जो प्रबल अस्थि है यह है जबड़े में, क्या है, जबड़े में, ठीक। अब देखिए जबड़े मजबूत होता है, कुछ भी आप तोड़ सकते हैं। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन है, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है आपको। तो मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस, जो कि कान में पड़ता है, कान में है, ठीक। आगे चलते, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी कौन सी है, ये आपको बताना है। ये जो है ये फीमर है, जो कि जांग की हड्डी है। टिबिया टांग की हड्डी है, जो खोखला खोखला होती है, ठीक, ये याद रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, देखिए आगे क्वेश्चन, टिबिया नामक जो हड्डी है ये टांग की हड्डी है, ठीक, ये खोखला होता है। तो ये 74 का आंसर भी हो जाएगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। जो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाते हैं ये कौन से तत्व हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व जो है ये कैल्शियम और फास्फोरस है, कैल्शियम फास्फोरस है, ये आपको पाए जाते हैं फास्फेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर आपको 76 देखिए, अस्थियों में पेशियों को आपस में जोड़ता है। जो अस्थि और पेशी को जोड़ता है, यहाँ पर देखिए, जो अस्थि और पेशी को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे टेंडन कहा जाता है। और लिगामेंट क्या होता है, जो अस्थि अस्थि को जोड़ता है, और जो अस्थि और पेशी को जोड़ता है इसे टेंडन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 के मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। जो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है ये कहाँ पर प्रारंभ होती है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये शुरू हो जाती है, मुख से ही शुरू हो जाती है पाचन क्रिया, ये याद रखिएगा, मुख से ही शुरू हो जाती है पाचन क्रिया प्रारंभ होने, ठीक। 77 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मुख में जो स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है ये किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है टाइलिन द्वारा, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 79 के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 के लार किसके पाचन में सहायक होता है। जो लार होता है ना, मुंह में लार जो बनता है ये किसके पाचन में सहायक होता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है, आपको बताना है पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 82 कि पीत में निम्न में से किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा होती है। जो पीत रस है या पीत है किसके द्वारा पैदा होती है, ये आपको, या कहाँ पैदा होती है ये आपको पूछ सकता है। तो ये किसके द्वारा पीत पैदा होती है, तो इसका नाम है यकृत। क्या नाम है, यकृत। पूछ रहा है पीत निम्न में किसके द्वारा पैदा होती है, तो यकृत द्वारा, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन देखिए कि पीत जामा होती है। अब देखिए मजा वाला क्वेश्चन है। पीत यकृत से तो पैदा होती है, लेकिन जामा कहाँ पर होती है? तो ये होती है पित्ताशय में। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं, जामा होती है पित्ताशय में और पैदा होती है यकृत से। क्वेश्चन नंबर 84 है कि मनुष्य स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें प्रति मिनट हृदय धड़कता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो वो हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य में, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन। जो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, यह 4 होती है, 4। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ठीक, ये स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है ये आपको बताना है। ये दरोगा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 120 mm बाई 80 mm स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। कोई वयस्क मनुष्य है उसमें रक्त का जो औसत आयतन होता है ये कितना होता है ये आपको बताना है। तो वयस्क मनुष्य में जो रक्त का आपको औसत होता है, ये आपको जो होता है ये होता है 5 से 6 लीटर के, 5 से 6 लीटर आपको पाया जाता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में। मानव रुधिर का पीएच होता है, मानव रुधिर कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है? तो सबसे पहले इसका पीएच याद रख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो मानव जो होता है ये आपको क्षारीय होता है, क्योंकि 7.4 इसका होता है रुधिर का पीएच। पीएच मान यहाँ पर देखिए, ये 0 से लेकर 7 तक यहाँ से हो जाएगा, 0 से लेकर 7 तक, और 7 से 14 तक है। अगर 7 से और 14 के बीच में है तो ये क्षारीय हो जाएगा, और 0 से लेकर 7 के बीच में है तो ये अम्लीय हो जाता है। ठीक, और 7 पर है तो उदासीन हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? जो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है काम, वो कौन सा करता है ये आपको बताना है। तो ये तिल्ली काम करता है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है ये कौन सा है ये आपको बताना है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? लोहा है, लोहा। आयरन रक्त में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसके मौजूदगी के कारण जो शरीर के भीतर है रक्त वो नहीं जमता है, ये आपको बताना है। ये आपको हो जाएगा हेपरिन के कारण, हेपरिन के कारण, याद रखिएगा, हेपरिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 92 है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होती है ये किसके द्वारा होती है? सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। ये जो होती है ये होती है लिम्फोसाइट द्वारा। ये पूछ रहा है कि, पूछा था कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट। 93 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसे कहा जाता है पलीहा को। देखिए अस्थि मज्जा है ना, अस्थि मज्जा, ठीक, वहाँ पर आपको खून भी बनता है। अस्थि मज्जा में क्या बनता है? खून बनता है, ये याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में। ठीक, और जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है ये पलीहा को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्न की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल होता है। जो रेड ब्लड सेल है, ठीक, आरबीसी, उसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। और जो व्हाइट ब्लड सेल है जो कि बाहर की जीवाणु कीटाणु से लड़ती है, ठीक, और जीवन के आपको मतलब कि बीमारियों से लड़ता है, ये WBC, ठीक, ये इसका जो होता है ये 4 से 5 दिन तक जीवन काल होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 95 है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये देखिए क्वेश्चन आ गया। तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है इसका निर्माण कहाँ होता है ये बताइए। तो ये होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? जो आपको सफ़ेद है ना WBC, जो मैंने बताया 4 से 5 दिन उसका जीवन काल है। तो WBC का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। बाहरी से जो रोग है उसको आपको अंदर शरीर में नहीं आने देना, ये आपको WBC का काम है। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल का। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप स्वर व्यापक ग्राहता कहता है? ग्राहता मीन्स की, यहाँ पर देखिए स्वर व्यापक ग्राहता कहने का मतलब इसका है कि ये किसी से खून ले सकता है। ये कौन से ब्लड ग्रुप है? ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है जो कि स्वर ग्राहता कहलाता है, ये स्वर्गाही बोला जाता है, ये AB है। और जो O है ना, ये सबको ग्रुप जो सभी ग्रुप के खून दे सकता है। जो ब्लड ग्रुप O वाले होते हैं किसी को खून दे सकते हैं, और जो ब्लड ग्रुप AB वाले होते हैं वो कौन सा कोई भी खून ले सकते हैं। ठीक, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह स्वार्थिक दाता कहलाता है? ठीक, मीन्स की यूनिवर्सल डोनर। ठीक, ग्राही को AB बोला जाता है जो कि किसी से ले सकता है और किसी को दे सकता है ब्लड ग्रुप, वो कौन सा होता है? तो O समूह का ब्लड ग्रुप। ठीक, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, जो मानव दिमाग है उसमें बुद्धि का केंद्र कौन है ये आपको बताना है। तो मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र जो है ये सेरेब्रम है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि मानव के दिमाग में सबसे बड़ा भाग है, मानव दिमाग के जो सबसे बड़ा भाग है ये कौन सा भाग है? ये आपको भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है ये मानव दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 101 है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है, ये आपको बताना है तंत्रिका तंत्र की। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने आपको कराया था, थोड़ा सोचिएगा तो हो जाएगा। ये न्यूरॉन है,
तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई सबसे कौन है? न्यूरॉन है। तो ये संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी आपको पाई जाती है? तंत्रिका। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है ये आपको बताना है। तो ये आपको 31 जोड़ी निकलती है। कितना? 31 जोड़ी। ठीक, देखिए मैं ज़्यादा समय आपको व्यतीत नहीं कर रहा हूँ और जल्दी से मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसीलिए कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, फिर आपका बायोलॉजी से आप आराम से क्वेश्चन सभी लगा सकते हैं। ठीक, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो कितने अणु एटीपी का जो निर्माण होता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान? ये 38, या याद रखिएगा 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, 103 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है ये कौन सा ये आपको बताना है कौन सा होता है। ये होता है यूरिया। यूरिया होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये कौन सी ग्रंथि है? तो ये है आपको प्यूटिटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि बोला जाता है, प्यूटरी ग्रंथि। ये याद रखिएगा। 105 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 106 है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो मूत्र है इसका पीला रंग जो होता है ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है ये आपको बताना है। ये होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 107 है कि गुर्दों का क्रियात्मक इकाई है, जो किडनी का क्रियात्मक इकाई है गुर्दा का, ये कौन सा है? ये आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। तो गुर्दा का जो क्रियात्मक इकाई है ये है आपको नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए लिखा जाता है? जो डायलिसिस किया पर रखा जाता है आदमी को, ठीक, तो वो किसका क्रिया? तो ब्रिक जो होता है ना, किडनी, वो काम करना बंद कर देता है, तो उसे डायलिसिस पर रखा जाता है। ठीक, ये अपोहन का इसका हिंदी होगा अपोहन। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के देखिएगा जल्दी से दूध अगर दूहना है तो देखिएगा शहर वाले क्षेत्र में ये इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि बहुत ही खराब बात है, नहीं लगाना चाहिए, वो दूध भी अच्छा नहीं होता है। ये कौन से लगाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो लगाया जाता है ये आपके सामने है। ठीक, ये लगाया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 110 है कि दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। जब दो युग्मक का संयोजन होता है इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसे बोला जाता है निषेचन। निषेचन होता है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? जो स्त्रीलिंग हार्मोन है ये बताना है आपको, कौन सी इसमें स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक, तो ये जो है ये एस्ट्रोजन जो है ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 112 है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन इसमें से कौन सा कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये एंड्रीनेलिन जो हार्मोन है ये लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन 113 है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बृहस्रावी दोनों के तरह के कार्य करती है? ये अंतःस्रावी भी कार्य करती है और बृहस्रावी भी कार्य करती है। ये कौन सी ग्रंथि है? तो यह है अग्नाशय। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है ये आपके सामने है, ये बताना है ये कौन सी है। तो ये जो है शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो हो जाती है ये अवेटू, जिसे थायराइड ग्रंथि बोला जाता है। ठीक, जिससे थोरैक्सिन हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो बताइए किसको जमा हो जाने के कारण मनुष्य के थकान महसूस होता है ये आपको बताना है। ये है आपको लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण दौड़िएगा ना तो आपको दौड़ते समय आपको जो थकान पैर दुखने लगता है वहीं लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा मांसपेशी में। क्वेश्चन नंबर आपको 116 है कि मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम भार होता है? ठीक, जो मानव का मस्तिष्क का भार होता है ये कितने ग्राम में होता है ये आपको बताना है। तो ये जो होता है ये आपको लगभग 1350 ग्राम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ठीक, ईईजी का प्रयोग जो किसकी गतिविधि? तो ये दिमाग की गतिविधि दर्ज करने के लिए ईईजी का। ठीक, 117 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मानव त्वचा का रंग बनता है। जो मानव त्वचा का रंग है ये किससे बनता है ये आपको बताना है। तो ये बनता है मेलानिन से। मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 119 है कि डेंगू बुखार के कारण मानव के शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? जो डेंगू बुखार आपको लगता होगा ना, डेंगू बुखार बरसात के दिन में सबसे ज़्यादा डेंगू मच्छर आते हैं, तो ये लगता होगा तो आपको नारियल के पानी कहा जाता है पीने के लिए, आपको बकरी के दूध कहा जाता है पीने के लिए, पपीता के जो पत्ती है उसे ये कर क्योंकि आपको प्लेटलेट्स जो होती है ना इसकी अचानक संख्या कम हो जाती है, और ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स की संख्या खून में कम हो जाती है तो लोग मर भी जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में किसकी वजह से बनती है? जो मानव गुर्दा होता है ना, किडनी, उसमें जो पथरी बनती है ये किसके कारण किससे बनती है ये आपको बताना है। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक, ये मानव गुर्दे में जो पथरी होती है, ठीक, पेट दर्द करने लगता है। तो यहाँ पर 120 के